हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में, नाइट्रीकरण रिएक्शन, राइट। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजनीकरण। हिंदी में हम इसे कहते हैं हैलोजनीकरण। ओके, करण, राइट। यहाँ पे हम सबसे पहले एक सबस्ट्रेट लेते हैं। सबस्ट्रेट है हमारा बेंजीन। जनरल रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? हैलोजन के साथ करवा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हैलोजनीकरण की बात हो रही है तो हैलोजन के साथ रिएक्शन होगी। साथ ही हमने एक लिया है यहाँ पे क्या, हैलोजन कैरियर। यहाँ पे क्या लिया है हमने? ये है हमारा हैलोजन कैरियर, ठीक है। ये हमारा हैलोजन कैरियर है जो कि क्या है, एक लुईस एसिड है और ये एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो हम इसे लुईस एसिड कैटलिस्ट कह सकते हैं। ओके, और ये रिएक्ट करके, ये सब आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे आपके बेंजीन का हैलोजिनेशन करवा देते हैं। ओके, इस तरीके से, और ये यहाँ पे आपका एक HBr निकल जाता है। अब ये पूरी रिएक्शन होती कैसे है वो हमें देखना है। तो रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म देखेंगे इसकी। सबसे पहले मैकेनिज्म में देखते हैं हम। पहला स्टेप ही यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने कहा लुईस एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लुईस एसिड कैटलिस्ट। क्यों यूज हो रहा है वो लिख लेना, ठीक है। लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज्ड फॉर partially or completely polarizing एक्सेस बॉन्ड। ओके, यहाँ पे हम लुईस एसिड को यूज क्यों कर रहे हैं? लुईस एसिड को बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, ये जो हमारे पास Br2 है, इस Br2 जो हैलोजन, जो भी होगा हैलोजन, या I2 हो, Br2 हो, Cl2 हो, राइट। देखते हैं ज्यादातर हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं, Cl2 और Br2। F तो यहाँ पे यूज भी नहीं करते, वो हम आगे बताएंगे। फ्लोरिनेशन हम करवाते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर हम हैलोजिनेशन में यूज करते हैं वो है क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम FeBr2, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया है, Br2 लिया है, तो और यहाँ पे लुईस एसिड मैंने लिया है, FeBr3 लिया है, ठीक है। तो ये FeBr3 बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये FeBr3 बेसिकली जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है, ये XX बॉन्ड के पोलराइजेशन का काम करता है। यानी कि ये जो बॉन्ड है ना, इसको पोलराइज कर देगा। तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पोलराइज करेगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पार्शियली भी कर सकता है, जैसे कि इसने कहा कि ये पार्शियली भी पोलराइज कर सकता है और कंप्लीटली पोलराइज भी कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने कहा पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से ये Br पे जो है वो पार्शियली ना होकर के कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है इस लुईस एसिड कैटलिस्ट को यूज करने पर। ओके, अब इसका यूज कर क्यों रहा है? पोलराइजेशन होगा तो हमें फायदा क्या होगा? यहाँ पे हमें एक्चुअली जो है वो हैलोजन के रूप में एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा अटैक करने के लिए। कैसे? देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है, बेसिकली ये क्या करता है, इस हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। कोई भी हैलोजन हो सकता है, यहाँ पे Cl2 या Br2 कुछ भी हो सकता है, राइट। और जैसे ही ये रिएक्ट करता है, हमने क्या कहा कि ये हमारे इस हैलोजन को क्या करता है, हैलोजन के बॉन्ड को पोलराइज कर देता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, ये यहाँ पे पोलराइज करने का काम करता है। क्लियर है? ठीक है। और फिर फाइनली जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है।
तो ये हो गया पोलराइज। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अटैक करने के लिए एक हैलोजन प्लस मिल गया। ओके चलो नेक्स्ट, ये तो हो गई बात जनरल की। बेंजीन लेते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे Br2 लिया हमने, राइट। ये Br2 क्या करता है, बेसिकली फास्ट रिएक्ट करता है। ये Br2 क्या करता है, बेसिकली फास्ट रिएक्शन होता है ये स्टेप यहाँ पे। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल के बीच में पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही Br2 आएगा, बेंजीन और Br2 के बीच में पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ओके ये यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फर्स्ट, इसको तो लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये इसको समझाने के लिए था। इसको आप लिख देते हैं फर्स्ट। यहाँ पे ये पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया आपका। ओके देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये आपका पाई कॉम्प्लेक्स, ओके ये Br था और ये FeBr3, राइट। ये रिएक्शन इस तरीके से। ओके नाउ यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया था, यहाँ पे क्या बनता है, अट्रैक्शन होता है। ये इस बॉन्ड को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। Br पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, Br FeBr3 इस पे आ गया पार्शियली नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसको पता है कि ये जो Br माइनस जाने वाला है वो इसके पास ही जाएगा, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वो है, इसी में स्लो स्टेप जाएगा। ये इतना गया, फिर यहाँ से ये स्लो स्टेप जाएगा, ये स्लो स्टेप गया। और उसके बाद जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, क्या ये तो इसके साथ निकल जाएगा ना, ये तो इसके साथ निकल जाएगा। ये यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ था, अब क्या बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसी दौरान जो है एरिनियम आयन भी बनता है, जो कि प्लस चार्ज जो है वो 5 बॉन्ड्स के बीच में जो है रोटेट होता रहता है। वो सब हमने पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पे वो डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, हमने बहुत डिटेल में बहुत बार, कम से कम 2-3 बार तो हमने डिस्कस किया है इसको। ओके तो ये बना आपका पाई कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट है, सॉरी ये बना आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में जो सेकेंड स्टेप में हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, वही यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अब फाइनली हमें क्या करना है, प्रोटॉन को निष्कासित करवाना है, ठीक है। अब ये जो प्लस चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है ये इसके साथ गया है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको यहाँ पे कि ये क्या बन जाता है, इस तरह से जब रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, FeX4। तो यहाँ पे Br दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, FeBr4। क्या होगा ये, FeBr4। ये क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा, ये माइनस चार्ज वाला Bf4 माइनस। फाइन, यहाँ पे ये H जो है रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा हमें, हेलो बेंजीन, या फिर Br लिखा है तो हम इसे कहेंगे ब्रोमो बेंजीन। और यहाँ से ये H रिलीज हुआ, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, ये यहाँ से एक F मिल जाएगा, क्योंकि माइनस में है ये, तो इतना भी ये क्या है, अरे ये क्या हुआ, ये Br है ना, ओके मिस्टेक हो गई, Br4 माइनस। ओके ओके
सो ये Br है, तो यहाँ से क्या होगा, एक Br रिलीज होगा, माइनस में है तो ये स्टेबल तो है नहीं, एक Br यहाँ से रिलीज होगा और एक H यहाँ से आया, तो ये क्या बनाया, HBr। और क्योंकि हमने कहा कि ये मैं एज ए कैटलिस्ट लिया है, तो कैटलिस्ट तो क्या होता है, आपको भी पता होगा, इतनी बार पढ़ा है आप अपनी स्कूल टाइम में भी पढ़े होंगे कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में जो है रिएक्शन की रेट को डिफर करते हैं, रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट में जो है एज इट इज वापस हमें कैटलिस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने लिया था FeBr3 वो वापस से हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये थी मैकेनिज्म हैलोजिनेशन की। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप भी नोट कर लेना इसको। ठीक है, कि जो F होता है यानी कि जो फ्लोराइड होता है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। फ्लोराइड रिएक्ट्स सो फास्ट that is why aryl fluoride can't be formed. That is why aryl chloride can't be formed directly by fluorination. मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, फ्लोरिनेशन बेसिकली नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ा है ना, ये जो हमने रिएक्शन सारी पढ़ रहे हैं, इसमें हेलोजिनेशन की जब बात आती है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सिर्फ क्लोरीन वाले केस में और ब्रोमीन वाले केस में ही होती है। इसके रीजन क्या है वो पहले हमने फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। आयोडीन के साथ तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए इजी नहीं होता है नॉर्मल हेलोजिनेशन करवाना किसी भी कंडीशन में, है ना। वो हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी, राइट, थर्ड यूनिट में किया था आई थिंक, डिटेल में डिस्कस, है ना। ओके, तो ये था फ्लोराइड का केस कि यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए एरिल फ्लोराइड ऐसा नहीं है कभी बनता ही नहीं है, बहुत विशेष कंडीशन में इसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, पर एरिल क्लोराइड जो है वो इस विधि द्वारा आसानी से नहीं बनता है, ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो सकता है। ओके, चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हाइपोहेलस एसिड एक्ट एज हैलोजिनेटिंग एजेंट। हाइपोहेलस, एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है ना, तो इसको अच्छे से समझना। हाइपोहेलस एसिड एक्ट एज हैलोजिनेटिंग एजेंट in presence of concentrated acid। जो हाइपोहेलस एसिड्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में जो है वो आपका हेलोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाइपोहेलस एसिड क्या होते हैं, ये इस तरह के जो एसिड होते हैं, ये इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे X की जगह कोई भी आपका हेलोजन हो सकता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाते हैं, और जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाते हैं हमें पता है कि ये क्या कर देगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये प्लस चार्ज। अब जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे ये H2 निकल जाता है, स्टेबिलिटी गेन करनी है इसको, तो यहाँ से H2 निकल जाता है। पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और हाइपोहेलस जो है वो एसिड के प्रेजेंस में हेलोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो रिएक्शन करके देखते हैं इसकी। क्या किया हमने, बेंजीन ली, इसकी हमने बेंजीन ली यहाँ पे। ओके, बेंजीन लेके ये जो हमारा बना प्रोडक्ट ये लिया,
सिंपल सा है कि बेंजीन की रिएक्शन हाइपोहेलेस के साथ एसिड के प्रेजेंस में करवाने पर, राइट, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, जैसे ही ये निकलेगा यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज वाला हेलोजन आ जाता है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करता है, अटैक करता है, सिंपल है ना। और जैसे ही अटैक करता है यहाँ पे आपके पास एरिनियम आयन बन जाता है और जैसे ही एरिनियम आयन बनेगा ये आपका इंटरमीडिएट एरिनियम आयन बन जाता है। और मैंने पहले भी कहा आप इधर अटैक कराओ, इधर कराओ, इधर कराओ, इधर कराओ, इधर कराओ, इधर कराओ, बेंजीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी अटैक कराओ, सारे के सारे कार्बन जो है इक्विवेलेंट है। ओके, तो ये मान लो ये अटैक हुआ यहाँ पे, ये अब लास्ट में जो है हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये H+, ओके, H+ रिलीज हो गया और ये क्या बन गया आपका, हेलो एरीन, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे, हेलो एरीन, या फिर यहाँ पे क्या लगाए हम, Br या फिर Cl, तो आप इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, राइट। ओके, चलो ये हो गया हमारा हेलोजिनेशन कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले भी मैंने बताया है, बहुत अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का जो बेसिक होता है वो देख लेते हैं, जनरल रिएक्शन इसको देख लेते हैं, मैकेनिज्म इसकी कल पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे लेते हैं हम सल्फोनेशन। थर्ड है हमारी रिएक्शन, ये है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन या फिर सल्फोनीकरण, ओके, सल्फोनीकरण। ओके, लैंग्वेज है इसकी। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा इसमें रिएजेंट क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट यहाँ पे होता है आपके कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका यहाँ पे रिएजेंट होता है, या फिर फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग यानी कि सदुम, धुआं सा निकलता देखा होगा आपने, ठीक है, तो फ्यूमिंग H2SO4 होता है। फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ही होता है, ठीक है, बट उसमें हाई क्वांटिटी में SO3 गैस रहती है। ठीक है, हाई क्वांटिटी में SO3 रहता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका नॉर्मल H2SO4 है, कंसंट्रेटेड फ्यूमिंग H2SO4, और मतलब कि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि उसमें हाई क्वांटिटी में आपका SO3 रहता है गैस, राइट। चलो, तो ये था आपका रिएजेंट कि इस रिएक्शन में जो है हमारा रिएजेंट कौन सा यूज होना है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि जैसे कि प्रीवियस क्लास में जो नाइट्रेशन की रिएक्शन थी और या फिर दूसरी और रिएक्शंस जो हमने पढ़ी थी, और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हमने मैकेनिज्म देखा था, बेसिक मैकेनिज्म जब देखा था और हमने देखा था उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें सेकेंड फैक्टर हमारा क्या था, आइसोटोप इफेक्ट था।
ओके, जिसमें हमने हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप देखे थे कि किस तरह से हमारी मैकेनिज्म को वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म को किस तरह से आपका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या फ्लोराइड टाइट्रियम जो है होना अफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे इस रिएक्शन में आइसोटोप इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। आपको पूरी मैकेनिज्म जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर फिर भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझने को मिलेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि रेट, इसी में पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आइसोटोप, यानी कि इफेक्ट ऑफ आइसोटोप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो रेट ऑफ सल्फोनेशन, in deuterated and triturated compound is slow. This shows that the rate determining step is CH bond dissociation। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो ड्यूटेरेटेड और टाइट्रेटेड जो है बेंजीन होगी, ओके, तो उसमें जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, CH बॉन्ड डिसोसिएशन स्टेप जो है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओके, जनरल रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट इसकी, फिर इसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। ओके, ऑलरेडी हमने कहा है यहाँ से H2SO4 से हमें क्या मिलता है, SO3 मिलता है, जो हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये रिएक्शन जो है आपकी 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और फाइनली जो है हमारे पास क्या आ जाता है, ये SO3H H2O। ओके, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये कैसे मिलता है ये आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा कि किस तरह से जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल SO3 होने के बावजूद भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलता है। क्लियर? तो चलो, बाकी की जो मैकेनिज्म है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।